हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, जैसा कि आप रीट लेवल फर्स्ट का सेट नंबर 2011 का कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वो सोल्यूशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों, आज हम सेट जो कि आपका एग्जाम 2012 में हुआ था रीट लेवल फर्स्ट कि उसका सलूशन हम सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं जैसा कि हमेशा कहता हूं कि आपको ऑप्शन पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऑप्शन पर नज़र रखोगे ना तो समय आपका क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ही कम जाएगा। दोस्तों, आप काफ़ी समय बचा सकते हो। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि 2 लेबर्स कैन डू वाइट वॉश ऑफ ए स्कूल इन 8 days, देन हाउ मैनी मोर लेबर्स विल हैव टू बी एम्प्लॉयड टू गेट द वर्क डन इन 2 days। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। इस टाइप का सवाल हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। मतलब कि कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई कार्य कोई मजदूर द्वारा किसी दिन में और किसी घंटे में किया जाता है तब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। टाइम एंड वर्क में मोस्टली सिखाया जाता है। वो क्या है, MDH इक्वल टू M1 D1 H1। देखो यहाँ पर कार तो समान ही है। मैंने बोला था जब वर्क समान होता है, यहाँ देखो विद्यालय की पुताई कर रहा है मतलब काम टोटल कर रहा है। काम टोटल कर रहा है तो वर्क हमारा सेम ही रहेगा दोनों आदमी के लिए। अब यहाँ देखो जो दिया गया है वही रख दो। यहाँ देखो क्या नहीं दिया, 8 दिन और कितने घंटे में। घंटे नहीं दिए गए ना, घंटे नहीं दिया गया तो दोनों तरफ काट दो। अब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, MD इक्वल टू M1 D1। मतलब कि जो दिया गया वो बस उसी को लगाना है, जो नहीं दिया गया वो दोनों तरफ कट जाएगा। जब घंटे नहीं दिया गया और वर्क हमारा टोटल ही कर रहा है तो टोटल वर्क से कोई लेना देना नहीं। अब घंटे नहीं दिया गया है तो घंटे से भी लेना देना नहीं होगा। अब हमसे किससे लेना दोगा, खाली मैन से। और कितने दिन में समाप्त कर रहा है कार्य। अब मुझे बताओ MD मतलब पहले दिन कितने मजदूर थे, 2 मजदूर। 2 मजदूर कितने दिन में एक कार्य को समाप्त करते हैं, 8 दिन में। 8 दिन लगा दिया। अब क्या कह रहा है, ये 2 मजदूर तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। मतलब कि 2 तो होंगे ही होंगे। अब आपको बताना है, माना कि M मजदूर और लगाने पड़ेंगे, हमको पता तो नहीं। मतलब 2 मजदूर तो थे ही, प्लस में कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे, M मजदूर और लगाने पड़ेंगे, जुड़ेंगे ना। अब आपको डेज पता कितना है, उसी कार को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए। मतलब कि कार हमारा कितने दिन में समाप्त होगा, 2 दिन में। अब यहाँ से M की वैल्यू निकल आएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, देखना। 2 से 2 खत्म। आप मुझे बताओ 8 इक्वल टू 2 प्लस M। अब देखना यहाँ से मैन हमारे आ जाएंगे, 2 इधर जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। मतलब कि 6 मजदूर उसको और लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, बहुत ही ओरली सा है, आप मेंटल में सॉल्व मतलब माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो। पता कैसे, 2 मजदूर 8 दिन में मतलब टोटल 2 × 8 मतलब 16, प्लस में 2 + M × 2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मतलब 8 बचेगा। मैन प्लस 2 बराबर 8, तो मैन कितने हो जाएंगे, 8 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समझे। यहाँ देखो ऑप्शन बी लिखा नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी मान के चलो। ऑप्शन बी हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 6। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन अब जब कभी भी आएंगे ना तब आप उड़ा दोगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि राम हैज 3 चिल्ड्रन एंड मोहन हैज 5 चिल्ड्रन। मतलब राम के पास 3 पुत्र हैं और मोहन के पास 5 बच्चे हैं। ठीक है, पुत्र कुछ भी हो सकता है, बच्चे मतलब कुछ भी। ईच ऑफ देम स्पेंड्स अ सम ऑफ ₹450 पर मंथ ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन।
ठीक है। देन हुज मंथली एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पर चाइल्ड इज मोर एंड हाउ बाई मच अमाउंट। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि राम के परिवार में तीन, मतलब राम को मैं आर से ले रहा हूँ, इसके परिवार में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। मोहन के परिवार में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। प्रत्येक मतलब दोनों, मतलब प्रत्येक मतलब राम भी और मोहन भी अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपये मासिक खर्च करता है। मतलब कि महीने में जो राम और मोहन है वे बच्चों के ऊपर कितने खर्चा करते हैं? राम भी 450 रुपये खर्चा करता है महीने में, और मोहन भी 450 रुपये महीने में खर्च करता है। इतनी बात समझ गए। अब क्या कह रहा है, किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत खर्च मार्च अधिक है और कितना है? आप मुझे बताओ। राम जो है 3 बच्चों पर 450 रुपये खर्च करता है, यानी कि राम जो है एक बच्चे पर कितना खर्च करेगा? 450/3। यही तो हमारा एवरेज हो जाएगा। काट दो, कितना बचे? एक बच्चे पे वो कितना खर्च करता है? 150 रुपये। तभी तो 3 बच्चों पर मंथली 450 रुपये खर्च करेगा। 150 इंटू 3। प्रकार से मोहन की अगर बात करें, मोहन जो है 5 बच्चों पर 450 रुपये खर्च करेगा। 450/5, मतलब कि प्रत्येक बच्चे पर कितना हो जाएगा? मतलब कि 90 रुपये प्रत्येक बच्चे पर खर्च करता है। 450/5 का मतलब यही हो। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक होगा? आप मुझे बताओ। औसत जो है मासिक खर्च जो है किसके परिवार पर अधिक होगा? 150 रुपये वाले पर अधिक होगा, क्योंकि वो 150 रुपये खर्च कर रहा है। मतलब कि राम जो है अपने बच्चों पर जो खर्च करता है वो अधिक खर्च करता है। राम तो देखो कहाँ दे रखा है, इतना। और कह रहा है कि कितना और कितना अधिक करता है? आप मुझे बताओ। 90 से 150 जाएंगे, कितना अधिक करता है खर्च? 60 रुपये अधिक खर्च करता है। मतलब कि राम जो है अधिक खर्च करता है। और कितना अधिक खर्च करता है? 60 रुपये। 60 रुपये मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ देखो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आप थोड़ा लॉजिकल सोचोगे ना, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ओरली हो जाएंगी। आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताओ, राम 3 बच्चों पर कितना खर्च करता है? 450। एक बच्चे पर 150 रुपये। मोहन जो है 5 बच्चों पर 450, एक बच्चे पर 90 रुपये। तो राम ज़्यादा खर्च करता है बच्चे पर, कितना? 150 रुपये। और मोहन कितना? 90 रुपये। मोहन जो है राम से कितना कम खर्चा करता है? 60। इसका मतलब राम जो है हमारा 60 रुपये अधिक खर्च करता है मोहन के बच्चों से। यही पूछ रहा है कि कितने अधिक खर्च करता है और कौन अधिक खर्च करता है। मतलब कि राम जो है 60 रुपये अधिक खर्च करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? इफ अ पर्सन सेल्स अ थिंग ऑफ ₹90 एट 10% प्रॉफिट देन द सेलिंग प्राइस इज। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आप मुझे बताओ। 90 रुपये का वस्तु है, उसको क्या करता है कि 10% के प्रॉफिट पर बेच देता है। आपको बताना ये है कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, मतलब कि विक्रय मूल्य क्या है। आप मुझे बताओ, 90 रुपये की वस्तु है, अगर आपको प्रॉफिट में बेचना है वो कितना है? 10%। मतलब कोई भी प्रॉफिट में बेचना है तो वो वस्तु 90 से बड़ी होगी। भाई साहब 90 से आप ज़्यादा बेचोगे तभी तो चीज़ हमारी प्रॉफिट में होगी। 90 से ज़्यादा बेचोगे तो ऑप्शन ए का कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा कि 80 रुपये में बेच रहे हो। अगर आप मुझे बताओ 90 की खरीद के लाए, अगर आपने 80 बेच दी तो आपको नुकसान होगा ना। ये चीज़ समझ गए। अब आपको निकालना क्या है? आप मुझे बताओ। 90 रुपये है, आप मुझे बताओ 90 का अगर मैं 10% निकालता हूँ, परसेंट का मतलब परसेंट हटेगा ना, तो परसेंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे, काट दो। 90 का 10% कितना हुआ? 9 रुपये। आप मुझे बताओ, कोई वस्तु है अगर आप 90 की खरीदते हो, उसका 10% लाभ पे बेचते हो, 10% मतलब 9 रुपये एक्स्ट्रा में बेचते हो, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है 90 कॉस्ट प्राइस, 9 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहे, तो 90 और 9 कितना हो जाएगा हमारा? 99 हो जाएगा। कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझे? 99 मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस तरीके के सवाल ना फार्मूला नहीं लगाने चाहिए, आपको थोड़ा सा लॉजिकल समझना चाहिए। आप बचपन से खरीदते आए हो चीज़ें, तो लॉजिकल वे में समझो ना। फार्मूला क्यों लगाओगे? प्रॉफिट, परसेंट, कॉस्ट प्राइस, एसपी निकालने का फार्मूला इतना सब रटना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या कह रहा है।
व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑन रुपीज 500 एट द रेट ऑफ 1% मंथली। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 500 रुपये हैं आपके पास, पर एक वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा। आप मुझे बताओ, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, आपसे कितने में लगा रहा है, 500 रुपये में। आप मुझे बताओ 1% मासिक दर का मतलब समझे, हर महीने वह 1% ब्याज लेता है। एक्चुअली साधारण ब्याज की बात करते हैं ना, तो ब्याज हमेशा सेम ही रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आज लगाओगे वो 10 साल के बाद में भी सेम ही रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 1% मंथली लेता है। आपसे पूछ क्या रहा है, 1 साल का ब्याज पूछ रहा है। आप मुझे बताओ 1% मंथली ले रहा है, अब 2 महीने में कितना हो जाएगा, 2%। 1% पहले महीने का, 1% दूसरे महीने का, 3 महीने में 3%, 4 महीने में 4%, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अब मुझे बताओ 12 महीने में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा, 12% हो जाएगा। अब वही पूछ रहा है 1 साल में कितना इंटरेस्ट होगा, 12% हो जाएगा। किसका, जो आपने मनी ली है। 500 का 12% निकालोगे ना तो ओरली आ जाएगा 12 पंचे 60, मतलब कि ऑप्शन डी इज द हमारा राइट आंसर। आप देखना, अगर आपको ना निकालना आता हो तो परसेंट जब भी हटाते हो ना तो 100 का भाग देना पड़ता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब 12 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। थोड़ा सा लॉजिकल सोचोगे ना, फार्मूला नहीं भी आता है तब भी काम चल जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि इफ अ पर्सन सेल्स अ थिंग फॉर ₹90, ठीक है, एट अ लॉस ऑफ 10%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस थिंग। मतलब कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपए में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आप मुझे बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। उसने 90 रुपए में चीज बेच दी, इसमें 10% के नुकसान पर। यहाँ कोई भी कॉस्ट प्राइस होगा, उसने क्या कहा, उसने 10% नुकसान पर उसने वस्तु को 90 रुपए में बेच दिया। आप मुझे बताओ नुकसान कब होता है, जब आप चीज जितने की लाए हो ना उससे कम में बेचोगे ना तो चीजें नुकसान हो जाएंगी। जैसे मैं कहूँ 10 रुपए की चीज मैं खरीद के लाया, अगर मैं आपको 8 रुपए में बेच दूंगा ना तो हमारा नुकसान ही होगा ना। इसका कहने का मतलब ये हुआ, उसने बेचा कितना, 90 रुपए में। आप चीज लाए कितने होगे, लाए कितने की होगे, 90 रुपए से ज्यादा की लाए होगे, तभी आप 90 में बेचने पर नुकसान हो रहा है। 90 रुपए से ज्यादा चीज लाए होगे तो ऑप्शन ए मतलब कि 81 रुपए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखना यहाँ ऐसा क्या कॉस्ट प्राइस लूंगा मैं जिसका 10% कम करने पर मुझे सेलिंग प्राइस 90 रुपए मिलेगा। जाहिर सी बात है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देखो 100 रुपए है, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, अगर उसका 10% लोगे ना, 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 ही रुपए होता है। निकाल लो ना, 10% का परसेंट रहोगे, 0 0 खत्म, कितना होगा, 10 रुपये। मतलब कि 10 रुपये वो भी कहा गया माइनस में, 100 में से जब 10 जाएगा कितना बचेगा, 90। वही कह रहा है कि सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 90 रुपये है। वही कह रहा है सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 90 रुपये में है। तो चीज़ें आसान होंगी, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर आप कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होगा तब आप 10% नुकसान पर बेचोगे ना, तब जाके वो 90 रुपये में बेचेगी। जैसा सवाल कह रहा है वैसी सेटिस्फाइड होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 डिजिट इन द फॉलोइंग 4 नंबर्स इज रिस्पेक्टिवली। मतलब ये 4 नंबर्स की प्लेस वैल्यू निकालना है जिसकी डिजिट क्या है, 5। मतलब निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान होगा। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ, जैसे मैंने पहले नंबर लिखा 5 8 2 1, आप स्थानीय मान निकालते हो ना, किसका निकाल रहे हो, 5 का। जिसका निकाल रहे हो उसके नीचे सेम नंबर लिख दो, 5 का निकाल रहे हो। अब आपको देखना ये है कि राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है। देखो 1 2 3 डिजिट है ना, तो 5 का स्थानीय मान जितने डिजिट हों उतने 0 चिपका दो। उम्मीद करता हूँ स्थानीय मान निकालना आ गया होगा। अब मुझे बताओ इस वाले नंबर का 5821 का अगर मैं 5 का स्थानीय मान निकालूंगा ना तो कितना आएगा हमारा,
5000, मतलब कि 5000। अब देखो ना 5000 किस में दे रखा है, 5000 इसमें दे रखा है, ये ऑप्शन हो सकता है। ये देखो 50,000 दे रखा है, ऑप्शन बी बिल्कुल गलत। ये देखो 500 दे रखा है, ऑप्शन सी भी गलत। ये देखो 50 100 दे रखा है, 50 100 मतलब क्या होता है, 5000 ही होता है। 50 और 100 मतलब क्या हो जाता है हमारा, 5000 भी हो सकता है। ये इसमें अगर बात करेंगे ना 8521 में 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, मैंने बोला 5 के नीचे 5 रखो। राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं, 2। राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं, 2, उतने जीरो चिपका दो, समझे। तो दूसरी वाली 500 देखो कहाँ दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। 2851 है, इसका 5 का स्थानीय मान 5 के नीचे 5। राइट हैंड साइड में कितना डिजिट, 1, मतलब एक जीरो चिपकाने मतलब इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 50 देखो कहाँ दे रखा है, यहाँ देखो 5 दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। अब हमें आगे चेक नहीं करना है क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथे की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन पर नजर रखोगे तो कुछ ना कुछ समय आपका जरूर बचेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि द टोटल पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल, मतलब कि जो भी टोटल पॉपुलेशन है ना एक विलेज में, ऑफ ए विलेज, उसमें सिर्फ मैन है और फीमेल की बता रहा है, कितनी, 4054। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज 2896 देन द नंबर ऑफ फीमेल इज, मतलब कि एक गांव की कुल संख्या स्त्री तथा पुरुष ही हैं खाली 4054, मतलब 4054 है। यदि पुरुषों की संख्या 2896 हो तो स्त्रियों की संख्या होगी। आपको कुछ नहीं करना है, 4054 दे रखा ना, इसमें से 2800, अगर मैं 2800 कितना है 96, यदि मैं पुरुषों की संख्या निकाल दूंगा ना तो इसमें महिलाओं की संख्या आ जाएगी, क्योंकि स्त्री और पुरुष ही हमारे सिर्फ कितने दे रखे हैं, 4054। इसमें से अगर पुरुषों की संख्या घटाओगे ना तो स्त्रियों की संख्या जो पूछ रहा है वो हमारा आ जाएगा आंसर। तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ देखो कितना बचा 4, 14 में से 9 गया 5, देखो 58 किसके लास्ट में आ रहा है, 58 कहीं आ रहा है, यहाँ देखो 58 ऑप्शन ए में गलत, यहाँ देखो 68 आ रहा ऑप्शन बी गलत, यहाँ देखो 48 आ रहा ऑप्शन सी गलत, 58 सिर्फ ऑप्शन सी में ही आ रहा है, मतलब कि 1158 ही होगा हमारा आंसर, इसके अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि और ऑप्शन में 58 नहीं आ रहा। हमें जितनी कैलकुलेशन की डिमांड है ना बस हम उतना ही सॉल्व करेंगे, हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करके हम समय बर्बाद नहीं कर सकते, समझे दोस्तों। यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर दोस्तों ये चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। देयर आर 642 स्टूडेंट्स इन 6 क्लासेस ऑफ ए स्कूल, बहुत बढ़िया, स्टूडेंट, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास इज इक्वल देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच क्लास, मतलब कि एक विद्यालय के 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है। ठीक, विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 642। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है, बहुत सही, तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आप मुझे बताओ। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है, कितनी कक्षाएं हैं, 6 कक्षाएं हैं और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 642। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, जाहिर सी बात है अगर प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है ना, देखो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 642 और कितनी कक्षाएं हैं उससे भाग दे दो, 6 से भाग दे दो, 6 एकम 6, 4 जाएगा नहीं, 0 लगाओ, 42 हो गया, 6 सत्ते 42, मतलब कि 107 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समझे। मतलब कि प्रत्येक कक्षा में अगर 107 विद्यार्थी होंगे ना तभी जाकर 6 क्लास में 642 विद्यार्थी बनेंगे जाकर। क्यों 107 होंगे, क्योंकि बता रहा है कि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है। अगर समान नहीं कहता ना तब हम विद्यार्थियों की संख्या फाइंड ही नहीं कर सकते थे कि किसी क्लास में 1 विद्यार्थी हो सकता है, किसी क्लास में मान लो 100 से ऊपर विद्यार्थी हो सकते हैं। ये हम कुछ तभी कह पाएंगे जब आगे की स्टेटमेंट दे रहा है ना कि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है। बस इतनी सी बात कहने पर हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक कक्षा में 107 विद्यार्थी होंगे, तभी जाके हमारी 6 कक्षा में 642 विद्यार्थी होंगे जाके।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ 10 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे इज नॉट इक्वल टू, मतलब कि 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। इस तरीके का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए करते हैं। 10 सिक्के हैं, इसका मतलब ये हुआ टोटल पैसे कितने हो गए। अगर 10 सिक्के की बात करेंगे टोटल पैसे कितने हो गए, 250 पैसे कितने हो गए, 250 पैसा हो गया। ठीक है, अब हमको देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा 250 पैसे नहीं रहा है। 2 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, मतलब समझे 2 कॉइन्स हैं 1 रुपए के, 1 रुपए में 100 पैसा होने के बाद में कितने हो जाएंगे, 200 पैसा हो जाएंगे। 200 पैसा और एक कॉइन 50 पैसे का, 200 पैसा और 50 का 250 पैसे। ये एक कॉइन ऑफ 1 रुपीज मतलब 100 पैसा। 3 कॉइन ऑफ 50 पैसे के, मतलब कि 3 सिक्के 50 पैसे के हैं, कितने हो जाएंगे, 150 पैसा इधर और 100 पैसा इधर। 100 और 150 मिलाकर 250 पैसा, बिल्कुल सही हो रहा है। 2 कॉइन ऑफ 1 रुपी मतलब 200 पैसा। 2 कॉइन ऑफ 25 पैसे मतलब कि 50 पैसा, इधर 200 पैसा और इधर 50 पैसा मिला के 250 पैसे हो जाएंगे। ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सर करेक्ट है। तो यही होगा जो हमारा इनकरेक्ट होगा, जो पूछ रहा है इज नॉट इक्वल टू। देखना कैसे, 2 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज कितना हो जाएगा, 200 पैसा। हमको चेक कर देने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं। 2 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज मतलब 200 पैसा। 1 कॉइन ऑफ 50 पैसा मतलब 50 पैसा। 200 और 50 पैसा 250 पैसा, तो यही हो गए। और 1 कॉइन ऑफ 25 पैसे और आगे हो रहे, मतलब कि 275 पैसे हो रहे हैं टोटल। और हमको निकालने के थे 250 पैसे, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। जो पूछ रहा है यही हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। इफ वी डिवाइड नंबर 4 बाई नंबर 6, बहुत सही, देन द डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर रिस्पेक्टिवली। इस तरीके क्वेश्चन हम पिछली बार कर चुके हैं। मतलब कि संख्या 4 है, संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर, संख्या 6 से भाग देने पर आपको बताना यह है भाज क्या होगा, भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। आप मुझे बताओ, संख्या 4 में हम 6 का भाग दे रहे हैं, जो कि 4 जो है वो छोटी है, तो हमारा भाग जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा। जो संख्या होती है वही हमारा क्या हो जाता है, शेषफल बन जाता है। जो संख्या होती है वही हमारा शेषफल बन जाता है। भाज, जो भाज होगा, भाज हमारा कितना है यहाँ पर 4। जब संख्या जो है भाजक से छोटी होती है, मतलब कि डिवीजर से छोटी होती है, यहाँ देखो डिवीजर 6 है, 6 से छोटी है, तब वो हमारा भाज जो होता है, जो संख्या होती है वही हमारा जाकर शेषफल बन जाता है। शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 4। अब देखो 4 भाज है और 4 शेषफल कहाँ दे रखा है, 4 भाज यहाँ दे रखा है, 4 शेषफल यहाँ दे रखा है। यहाँ देखो 6 भाज दे रखा है, ऑप्शन बी गलत, ये सब गलत हो जाएंगे। यहाँ देखो 4 भाज है, यहाँ 4 शेषफल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ देखो ऊपर लिखा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझे, इस तरीके के सवाल ना थोड़े से दिमाग लगाओगे ना। और ये तो मैंने आपको बता ही रहा कि भाज क्या होता है, भाजक कहाँ होता है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ देखो भाज को हम क्या बोलते हैं, संख्या ये बोलते हैं, भाज ये हो जाएगा। और भाजक को हम क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। समझे, भाजक, भाज, यहाँ देखो भागफल होगा, भागफल होगा, यहाँ एक्स वाई जेड होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। शेषफल मिल, यहाँ देखो भाज हमारी संख्या कितनी है, 4 है, संख्या 4 है, भाजक कितना है हमारा 6 है, 6 भाजक है, संख्या 4, 4 6 देखो कहाँ दे रखा है, यहाँ देखो 4 6 नहीं दे रखा है, 6 4 दे रखा है। ये 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट ही गलत हो जाएंगे। और देखना भाज हमारा छोटा होता है तो यही हमारा शेषफल बन जाता है। जब भाज हमारा भाजक से छोटा होता है ना, तो वही हमारा शेषफल बन जाता है, क्योंकि 4 तो जाएगा नहीं, इसका मतलब 4 ही हमारा शेषफल है। समझे, तो शेषफल 4 है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझे, शेषफल 0 तो होगा नहीं, क्योंकि शेषफल हमारा 4 है। 0 तो तब होता जब 4 की जगह हमारा 6 होता, 4 की जगह जब हमारा 6 होता, तो 6 कम 6 मतलब शेषफल हमारा 0 तब होता है। समझे, 0 तो शेषफल हो ही नहीं सकता। अगर आप इतना भी आइडिया लगा दो 0 शेषफल नहीं हो सकता, तो 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन एक ही सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस सेशन के 10 सवाल आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो। चलिए दोस्तों इसी के साथ बता लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।